हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका ने किस प्रकार से चाइना को घेरना शुरू कर दिया है। और अब अमेरिका ने इस तरीका के कानून पारित किया है कि जो तुष्टिकरण आज तक अमेरिका करता आ रहा था चाइना का, अब उसको बंद करने वाला है। और ऐसा करने क्यों वाला है, आप समझिए। जिस प्रकार से ब्रिक्स के अंदर डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है, चाइना उसमें जिस तरह से बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है, अब अमेरिका ये बिल्कुल समझ चुका है कि अब चाइना हमारे लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। आप दावोस में डोनाल्ड ट्रंप का भाषण सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। वो यही तो बता रहे थे कि किस प्रकार से यूरोप ने अपनी पूरी की पूरी इंडस्ट्री को चाइना के दबाव में आकर के जो है समाप्त कर लिया है, लेकिन अमेरिका ये नहीं करने वाला है। और उन्होंने ये भी बोला है कि चाइना जो है उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल सही हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका के लिए वो बेहतर नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास ऑलरेडी क्रूड ऑयल के बहुत बड़े भंडार हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं क्लाइमेट चेंज जैसे जो एजेंडा है उनमें फंसने वाला नहीं हूं। बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव उनका जो भाषण था। अब उसके बाद इन्होंने ये शुरू कर दिया है कि हम जो है चाइना का तुष्टिकरण बंद करेंगे और ताइवान को एज ए कंट्री जो है वो रिकॉग्नाइज करना प्रारंभ करने वाले हैं। और ये आप जानते होंगे कि साउथ कोरिया, जापान और ताइवान ये एक तरीका से प्रॉक्सी हैं अमेरिका की, और अमेरिका के ऊपर ये डिपेंडेंट है अपने डिफेंस को लेकर के। या तो डिफेंस डील हो या फिर पूरी सुरक्षा का जो एक कवच है वो प्रोवाइड करता है अमेरिका इनके लिए। अब आप याद रखना इस बात को कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में या इंटरनेशनल रिलेशन में, ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आइए देखते हैं मसला क्या है। अमेरिका चीन के प्रति जो तुष्टिकरण की जो नीति है उसको जो है समाप्त कर रहा है। ताइवान के साथ संबंधों का जो अनौपचारिक से आधिकारिक रूप जो दिया जा रहा है कानून बना करके, ये आने वाले समय में पूरी दुनिया की जो सोच है या उसकी राजनीति की जो दिशा है उसको बदलने वाला है। जापान से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिलाया, यानी कि यूएसए ने जापान से एक स्टेटमेंट दिलाया और उन्होंने कहा कि देखिए, जो ताइवान पर हमारी प्रभुसत्ता रही है, हमने ताइवान को आजाद किया था। क्या हमने उसका जो ट्रांसफर है, उसका जो मालिकाना हक है वो चाइना को नहीं दिया। इसलिए जो चाइना के जो दावे हैं वो बिल्कुल जो है निराधार गलत हैं। ये किससे स्टेटमेंट दिलाया? वो जापान से स्टेटमेंट दिलाया। अब देखना, जापान ने ताइवान पर अपनी संप्रभुता छोड़ी थी पर चीन को कभी भी नहीं सौंपी थी। ऐसा स्टेटमेंट जापान ने दिया है। और किसने दिलाया है? अब याद रखना, ये अमेरिका ने। चीन अपने दोस्तों को खो रहा है, रूस भी जो है वो लगातार दूर जा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो चाइना के टूरिस्ट जा रहे हैं रूस के अंदर, उनके साथ किस प्रकार का जो व्यवहार है वो हो रहा है वो देखने के लिए आपको मिलेगा। मैं अभी आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि दोनों देशों के जो विवाद है, आप जानते होंगे कि 17वीं शताब्दी से लेकर के 1969 तक तो इतना ज्यादा विवाद था कि 1969 में दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं दोनों देशों के, और युद्ध होने के लिए तैयार ही था रूस और चीन के बीच में, आप समझिए। लेकिन उसके बाद इस तरीका से रिलीज उसे किया गया कि एक नेरचिंस जो है, एक उनका जो नेरचिंस है उसका जो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट इनके साथ होता है, और बाद में जाकर के 1969 में ही झेनबाओ द्वीप पर दोनों देशों का जो युद्ध है वो होने के कगार पर था। लेकिन ये जो रिलीज हुआ और 1991 से लेकर के 2000 के बीच में कुछ ऐसी संधियां होती हैं कि कुछ समय के लिए मानिए कि ये जो लड़ाई है वो टल जाती है, लेकिन याद रखना ये लड़ाई परमानेंट नहीं टली है। रूस और चाइना का जो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है वो कभी भी उभर के सामने आ सकता है, इसको आप ध्यान रखना। आइए देखते हैं कि क्या है आगे। आगे ये है कि आंतरिक संकट, भ्रष्टाचार और टूटता हुआ विश्वास। यानी कि अब चाइना जो है ना सिर्फ बाहर से घेरा जा रहा है, बल्कि चाइना के अंदर भी एक बहुत बड़ा जो संकट है वो आ चुका है। और इसी संकट का जो किस प्रकार से जो चाइना है वो सामना कर रहा है, और भारत जैसी जो देश है उनको इस चाइना के इस मॉडल से क्या सीखना है, ये भी आज सीख करके आपको जाना होगा। देखना, बड़े पैमाने पर चाइना के अंदर जो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो खुल करके सामने आते हैं। उदाहरण के लिए हांगकांग के अंदर इनका एक जो कंपनी थी, वहां पर लगभग 30 यानी कि 300 करोड़ के 6 कंप्यूटर की ऐसी, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, बल्कि उन्होंने देखा कि कई हजार करोड़ रुपए का जो घोटाला है वो चाइना के अंदर देखने के लिए मिलता है। हांगकांग में फेक सेफ्टी नेट घोटाला जो है वहां पर सामने आता है। यानी कि इमारत में आग लगने से पता, यानी कि पहले क्या करा उन्होंने कि इसमें पूरा घोटाला किया और फिर उसमें आग लगा दी, इनकी पूरी बिल्डिंग को जला करके नष्ट कर दिया है। अब सोचिए कि अगर चाइना के अंदर इस तरह के जो घोटाले हैं अगर वो सामने आते हैं और बाहर से जो अमेरिका जैसी जो महाशक्तियां हैं उनके द्वारा चाइना को घेरा जाएगा, याद रखना चाइना का जो अपना जो सिस्टम है वो इतना ज्यादा ब्रेकेबल है कि एक बार अगर टूटा तो शीशा की तरह खिन खिन बिखर जाएगा। बस ये समझ लीजिए कि वो जब तक चल रहा है चल रहा है, जिस दिन कोई आंदोलन होगा तो आप याद रखना कि चाइना की जो अपनी पॉलिटिकल विंग्स है या पॉलिटिकल सिस्टम है वो ज्यादा टिक नहीं पाएगा। आगे देखना,
तुष्टिकरण की राजनीति खत्म करने का जो सीधा-सीधा जो संकेत है वो अमेरिका ने दिया है। अमेरिका ने बताया है कि अब हम जो है चाइना का जो तुष्टिकरण है उसके मूड में बिल्कुल भी नहीं है। आपने दावोस के अंदर भी देखा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप का भाषण है उसमें भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल। यानी कि चाइना ने जो है अंदर से तो लड़ना शुरू कर दिया है कि उन्होंने जो भी चाइना के जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनके तुरंत जो है पासपोर्ट जब्त किए हैं और उनके पैसे लेकर भागने ना पाए इसके लिए पूरे बंदोबस्त चाइना के अंदर कर दिए गए हैं। 50 लाख सरकारी अधिकारियों के जो पासपोर्ट हैं जिन पर शक था वो भी जो है जब्त कर लिए गए हैं और भ्रष्टाचार पर जो नकेल कसने की जो शी जिनपिंग की अपनी नीति रही है वो अपने आप में बहुत हार्श है। तो आप मान के चलिए कि अंदर का जो करप्शन है एक बार को चाइना उससे तो लड़ पाएगा, एक बार के लिए, फिर मैं बता रहा हूं, लेकिन बाहर से लड़ पाना इसका बहुत मुश्किल है। तो आकर देखते हैं मामला क्या है। ट्रंप के द्वारा इस तरीका का एक कानून बनाया गया है कि अब जो अमेरिका है उसके अंदर ताइवान एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया गया है। आप समझिए बहुत बड़ा झटका है ये चाइना के लिए, क्योंकि अगर अमेरिका इसको कानून बना करके कांग्रेस के द्वारा एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज कर रहा है तो आप मान के चलिए कि चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका जो है वो होने वाला है। अमेरिका ने जो है लगभग 40 साल पुरानी जो चुप्पी है उसको तोड़ दिया है। अब वो चुप्पी क्यों थी? क्योंकि वो अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते थे और ऐसा मानता था अमेरिका की ये सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ी जो भूमिका है चाइना निभाता है और हमारी जो इंडिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा है। हम चाहे एप्पल हो या उनकी जितनी भी एमएनसीज हैं उनका इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर बहुत ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे करके कोरोना के बाद में वो वहां से निकली और आज अमेरिका जो है वो समझ चुका है कि हमको चाइना के ऊपर से जो अपनी डिपेंडेंसी है उसको खत्म करना होगा और अब इनके आमने सामने आकर के ये इनका सामना करना ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो ताइवान के साथ संबंधों पर जो है लगे जितने भी पुराने प्रतिबंध थे अब उनको जो है वो नॉर्मलाइज करेगा या हटा देगा। यह दशकों से चली आ रही चीन के प्रति जो अपीसमेंट की जो नीति थी उसका अंत हो चुका है। बेकाबू हो चुके चीन को जवाबदेह ठहराना और ताइवान को एक इंश्योरेंस पॉलिसी देना कि आप पर जो आक्रमण है वो अमेरिका के ऊपर आक्रमण माना जाएगा। आइए देखते हैं। रिश्ते तो अनऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल होंगे। ताइवान को मिली अमेरिका की इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि अभी तक अमेरिका जो था उनके जो रिश्ते ताइवान से थे वो एक अनऑफिशियल थे, यानी कि उनके पास अमेरिका के पास उनकी कोई एम्बेसी नहीं थी। या जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, ताइवान अधिकारी अमेरिकी सरकार जो फेडरल इमारत में बैठक नहीं कर सकते थे, समझ गए मेरी बात। या फिर जैसे अमेरिका की धरती पर ताइवान का जो झंडा लगाना जो है पहले प्रतिबंध था, लेकिन अब क्या हो गया है, सभी बाधाएं हटा दी गई हैं और यह स्टेट टू स्टेट डिप्लोमेसी की जो शुरुआत है वो होती है। अगर इसको एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। जापान का कानूनी दांव, क्या ताइवान पर चीन का दांव हमेशा से ही अवैध था? आप देखना जो जापान से दिलाया है 1951 और 1972 की एक कहानी जहां पर लीगल लूप होल्स जो है उसको उजागर किया गया। जापान ने ताइवान पर अपनी संप्रभुता यानी कि जो सॉवरेनिटी थी वो छोड़ दी थी, लेकिन कभी भी हमने चीन को इस सॉवरेनिटी को क्या नहीं किया था, ट्रांसफर नहीं किया था। ये अभी भी क्या है, अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। इसीलिए चाइना ताइवान के ऊपर लीगली दाव नहीं कर सकता कि ये देश जो है या ये बाउंड्री जो है उसकी है। जापान संप्रभुता त्यागी लेकिन चाइना को नहीं सौंपी, समझ गए। और चीन ने इसी को लेकर के अपना एक जो है जल्दीबाजी में एक दांव खेल दिया। अब उन्होंने कहा कि जैसे कि जापान तर्क के बावजूद चीन जो है एक बयान जारी करता है और इस बयान में चीन ने अनजाने में ही स्वीकार कर लिया कि ताइवान पर जापान का ऐतिहासिक कानूनी अधिकार था। क्या था, देखना दूसरा पॉइंट। इस बयान में जो है चाइना ने स्वीकार कर लिया कि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो जापान का ही जो है अधिकार था किसके ऊपर, ताइवान के ऊपर। अपनी गलती एहसास होने पर उन्होंने जल्दी से ये जो ट्वीट है इसको डिलीट भी कर दिया चाइना के द्वारा, लेकिन ये स्वीकार कर लिया कि नहीं, जो जापान है उसकी अपनी जो संप्रभुता थी ताइवान के ऊपर। क्लियर है। देखना, भ्रष्टाचार की आग और हांगकांग की जलती इमारतें, यानी कि हांगकांग के अंदर जो बहुत बड़ा जो घोटाला है वो देखने के लिए मिलता है और उनकी जो फाइलों को बिल्डिंग के अंदर ही जला करके नष्ट किया जाता है और उसमें पाए गए हैं बहुत बहुत बड़े शीर्ष अधिकारी चाइना के। अब सरकारी लूट का प्रतीक 6 कंप्यूटर का जो टेंडर है वो लगभग 300 करोड़ रुपए का जो है देखने के लिए मिलता है। ये तो एक एग्जांपल है, लेकिन घोटाला जो है इससे कहीं बड़ा था। क्लियर। चीन में 6 कंप्यूटरों की खरीद लगभग 300 मिलियन, ठीक है, रेनमेन भी बताई गई। सरकारी टेंडर जारी किए गए। मामला सामने आने पर सरकार ने इस टाइपिंग एरर जो बता दिया गया कि नहीं नहीं ये कोई घोटाला नहीं है, ये तो टाइपिंग एरर हो चुकी है। लेकिन बात वही है कि अगर चाइना की जो अपनी जो पार्टी है यानी कि कम्युनिस्ट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी,
अगर उसके शीर्ष अधिकारी घोटाले में पाए जाते हैं तो इससे एक तो उनकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी है वो खत्म होगी और अमेरिका के हाथ में एक और हथियार लग जाएगा ताकि इनके जो लोग हैं उनका विश्वास जीता जाए। देखिए, आपको तो बंदी बना करके रखा गया है, अब आपको चाहिए आजादी। इस तरीका का जो माहौल है वो अमेरिका बनाना चाहता है। यह घटना भ्रष्टाचार के चौंकाने वाले स्तर और जवाबदेही की कमी को जो है दर्शाती है और ये चाइना की जो अपनी सरकार है जो कहती है कि भाई उससे ईमानदार सरकार नहीं है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है अपने देश के अंदर ही उस पर सवाल उठाती है। देश छोड़कर भागने पर रोक। चीन में जो मैंने आपको बताया कि 50 लाख जो शीर्ष अधिकारी हैं उनके जो पासपोर्ट है उनको जब्त कर लिया गया है। भ्रष्ट अधिकारियों को जो देश छोड़ करके जाने पर पाबंदी लगी गई है और यह ताकत नहीं बल्कि आंतरिक जो षड्यंत्र है उसको नियंत्रित करने के लिए एक हताशा को दिखाता है। याद रखना, ये ऐसा नहीं है कि जो कोई बहुत ज्यादा इसको लेकर के ये कि नहीं हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है, नहीं, बल्कि ये वही है कि लीपापोती करना चाहते हैं कि दुनिया जो उनकी देश है उनकी जनता को लगे कि नहीं, जो शी जिनपिंग है वो एक बहुत ज्यादा ईमानदार व्यक्ति हैं। रूस अब चीनी पर्यटकों से वसूली जा रही है हफ्ता। बात वही है कि जो चीन जो अपना एकमात्र प्रमुख सहयोगी जो है रूस है उसको भी खो चुका है। रूस अब चीन से आने वाले पर्यटकों पर लगातार जबरन जो है वो हफ्ता वसूली कर रहा है। प्रत्येक पर्यटक को जो देश में वापस जाने के लिए लगभग 1 लाख रुपए का जो है वो हर्जाना देना हो रहा है। चीनी सरकार अपने संबंधों को मजबूत होने का जो भ्रम है वो लगातार बनाए हुए है और उसको तोड़ पाने में भी असमर्थ दिख रही है। जो परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि भाई नहीं, चाइना जो जिस तरीका से दिखा रहा था अपने लोगों को वो भ्रष्ट हैं, जबकि वो क्या दिखा रहे थे, हम तो बहुत ज्यादा क्या है, हम तो बहुत ज्यादा ईमानदार हैं। अमेरिका और चीन का जो कार्रवाइयों में भारत के लिए 2 बड़े सबक छुपे हुए हैं। दुनिया 2 सबसे बड़ी शक्तियों के कार्य भारत के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करते हैं और सीखना क्या होगा, सीखना होगा कि तुष्टिकरण खत्म करो। हमें भी क्या सीखना होगा, तुष्टिकरण खत्म करो और भ्रष्ट लोगों पर जो है लगातार जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, उन पर एक कठोरतम जो कार्रवाई है उसको करना होगा, ये हमको सीखना होगा। तुष्टिकरण की राजनीति चाहे चीन हो, चाहे हमारे भारत के अंदर विपक्ष हो या फिर वो अधिकारी हो, उनके प्रति हमें उसी तरीका से हार्श होना पड़ेगा जिस प्रकार से 2014 के बाद चाइना में आए शी जिनपिंग के द्वारा कार्रवाई की गई थी। क्लियर? अगर सुपर पावर बनना है तो सुपर पावर की तरह हमें सोचना होगा और सोचना ही नहीं बल्कि काम भी करने होंगे। अगर ऐसा होता है तो भारत भी जो है एक सुपर पावर बन सकता है। दूसरा सबक है भ्रष्टाचारियों को भागने का मौका ना दें। दूसरा यह है कि जब भी आपको लगता है देश के अंदर से, भारत में देखे होंगे किस प्रकार से जो ये आर्थिक भगोड़े हैं नीरव मोदी और विजय माल्या, इनको जो है किस तरीका से भगा दिया गया, तो हमें इनके जो पासपोर्ट हैं उनको भी जब्त कर लेना चाहिए था। अगर देश के अंदर इस प्रकार से और भी कुछ लोग हैं तो उनके साथ यही कार्रवाई करनी चाहिए। भारत को चाइना के इस मॉडल से जरूर ये चीज सीखनी चाहिए। चीन का पतन भारत के लिए एक शानदार अवसर है। जैसे जैसे चीन कमजोर और अलग थलग होता जा रहा है, एक जो वैक्यूम यानी कि पावर वैक्यूम क्रिएट होगा जिसे भरने के लिए भारत एक सबसे अच्छा उदाहरण जो है या कहिए कि एक अच्छा मेंबर हो सकता है। भारत के लिए अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने और वैश्विक मंच पर खुद को स्थापित करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। चीन देखिए वो धीरे धीरे नीचे जाएगा और भारत की इकोनॉमी आप जानते होंगे लगभग 6.7% की जो दर है विश्व के अंदर सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो यह हमारे लिए आने वाले समय में एक मौका हो सकता है। भविष्य की रणनीति हम कैसे बदल सकते हैं? चीन के खिलाफ वैश्विक नैरेटिव ध्वस्त हो रहा है। भारत का जो आंतरिक रूप से तुष्टिकरण की जो राजनीति है उसको त्यागना होगा। भ्रष्टाचार और भगोड़ों के लिए शून्य सहिष्णुता यानी कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर कार्य करना होगा और चीन का जो विघटन है 2026 तक जो है वो संभव हो सकता है। जिस प्रकार से जैसे देखिए 2026 में चीन जो है उसको बिगाड़ने के लिए या उसको ब्रेक डाउन करने के लिए अमेरिका पूरी शक्ति लगाने वाला है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के लिए ये यानी कि कौन पहले किसको खत्म करेगा ये सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ये बताया कि किस प्रकार से 2 महाशक्तियां, क्योंकि लोग तो ये बता रहे हैं ना कि G2 की वजह से दोनों साथ है, नहीं, ये झूठ है। चाइना और अमेरिका सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं और इनमें से एक ही बचने वाला है। याद रखना, या तो अमेरिका या तो चाइना। क्लियर है? देखते हैं आगे क्या होगा और इस पर कोई और डेवलपमेंट होता है तो मैं लेकर के आऊंगा दूसरा वीडियो। फ्रेंड्स, जब तक के लिए धन्यवाद। आपने वीडियो यहां तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।